गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, इस ई लेक्चर का टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभिक जीवन, उनके राजनैतिक दर्शन, उनके राजनैतिक साधनों के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा और समाज सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं उनके शिक्षा और समाज सुधार संबंधी विचार। आइए बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा और समाज सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन करें। तिलक शिक्षा को व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान तथा व्यक्तित्व के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इसके साथ ही तिलक की दृष्टि में शिक्षा राष्ट्रोत्थान का सर्वोत्तम साधन थी। तिलक वो पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने विदेशी शासन की समाप्ति और स्वराज्य की प्राप्ति में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था। तिलक के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु स्वराज्य था और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना में शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। तिलक ने सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी स्वावलंबन और स्वदेशी का समर्थन किया। उनके समाज सुधारों के जो कॉन्सेप्ट था उसमें ब्रिटिश नौकरशाही की पहल और हस्तक्षेप को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो आइए अब हम देखते हैं तिलक के शिक्षा संबंधी विचार। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तिलक शिक्षा के महत्व को बहुत अधिक गहराई से मानते थे और उन्होंने आगरकर और चिपलुनकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में स्थापित किया था। बाद में उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था बनाई और उसके अंतर्गत फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना उन्होंने की। बंगभंग आंदोलन के बाद भी और उससे बहुत पहले भी उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तिलक का मत था कि केवल मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा को सहज और सरल ढंग से दिया जा सकता है। उनका आग्रह था कि छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षित किया जाए। उन्होंने ये माना कि अंग्रेजी भाषा बहुत उपयोगी है, उसको पाठ्यक्रम में रखा जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने के वो बिल्कुल समर्थक नहीं थे। अतः अंग्रेजी भाषा को पाठ्यक्रम में रखते हुए भी वे चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। दूसरी चीज थी कि वो एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि के समर्थक थे। तिलक ने राष्ट्रीय एकता और संगठन की दृष्टि से राष्ट्रभाषा के महत्व से भली भांति पूरे समाज को अवगत कराया। उनका मानना था कि भारत की भाषाई विभिन्नताओं के बावजूद हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर सकती है और इसीलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा और उसके प्रसार का समर्थन किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए। उन्होंने इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक सामान्य लिपि के तौर में रोमन लिपि को अपनाने का सुझाव मूलतः एक अंतर्राष्ट्रीय मत माना। तो इस रूप में उन्होंने एक राष्ट्र भाषा और उसकी एक सामान्य लिपि का समर्थन किया। उन्होंने तकनीकी, धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। वो मानते थे कि इस प्रकार की शिक्षा भारत के आर्थिक स्वराज्य के लिए बहुत आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार से भारत में शीघ्र ही औद्योगिकरण और आर्थिक विकास संभव हो सकेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इससे पूरे समाज का विकास होगा। इसलिए तकनीकी शिक्षा दी जाना बहुत आवश्यक है। इसी तकनीकी शिक्षा के साथ ही वो व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में धर्म के महत्व से भी बहुत परिचित थे। अतः उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म के पाठ्यक्रम को भी अवश्य रूप से सम्मिलित करने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा की मदद से भारतीयों का चारित्रिक उत्थान संभव हो सकता है। हालांकि तिलक की धार्मिक शिक्षा का मूल आधार हिंदू धर्म की उन्होंने बहुत बात की, पर वो धार्मिक सहिष्णु थे। वो चाहते थे कि हिंदुओं को हिंदू धर्म की, मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक प्रकार से जिस प्रकार उनको एक सांप्रदायिक दिखाया जाता है, ऐसा नहीं था। उन्होंने सभी धर्मों को अपनी शिक्षा
को बढ़ाने का अधिकार देने का सुझाव दिया। तकनीकी और धार्मिक शिक्षा के साथ ही साथ तिलक ने शिक्षा को राष्ट्रोत्थान का सर्वोत्तम साधन माना। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में राजनीतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का भी सुझाव दिया। वे राजनीतिक शिक्षा के द्वारा ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना चाहते थे जिसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान कूट कूट के भरा हो। तो इस प्रकार उन्होंने इन 3 प्रकार की शिक्षा का सुझाव दिया और इसके अलावा उन्होंने अनौपचारिक और लोक शिक्षण पे बल दिया। तिलक का जो संपूर्ण चिंतन है उसमें उन्होंने लोकमत यानी जनता को और लोक शक्ति यानी जनशक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे राजनीतिक दृष्टि से जन जागृति तथा लोक शिक्षा के कार्यों को प्रत्येक शिक्षित भारतीय का प्राथमिक दायित्व मानते थे और इसीलिए उन्होंने एक तरह से ये महसूस किया कि ये जो राष्ट्रीय शक्ति है या ये जो लोक शक्ति है उसको अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तिलक ने लोक शिक्षण के उद्देश्य से ही गणपति उत्सव या गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की परंपरा को शुरू किया। तिलक ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी केसरी और मराठा नामक पत्रों से जो प्रकाशन किया उससे भी लोक शिक्षण का कार्य बहुत सशक्त तरीके से किया। तो इस प्रकार उन्होंने जनता के और जन शिक्षा की कि आप जनता को सही प्रकार की सोच देने के लिए कार्य करें, उस पर बहुत अधिक बल दिया। बाल गंगाधर तिलक के जो समाज सुधार संबंधी विचार थे उनमें पहला विचार था कि उन्होंने सामाजिक सुधारों से पहले स्वराज्य की प्राप्ति को आवश्यक माना। रानाडे, गोखले तथा आगरकर आदि उदारवादियों का विचार था कि निरंतर सामाजिक सुधारों की श्रृंखला के द्वारा ही भारतीय जनता में एक ऐसी बौद्धिक जागृति लाई जा सकती है जो उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सहायक होगी और इस प्रकार राजनीतिक प्रगति की एक पूर्व शर्त के तौर पे वो सामाजिक सुधारों को मानते थे। लेकिन तिलक ने इसके ठीक उलट ये कहा कि सामाजिक सुधारों और राजनीतिक चेतना में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उनका मानना था कि भारत के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारत की प्रथम आवश्यकता स्वराज्य की प्राप्ति है, न कि सामाजिक सुधार। इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने के परिणाम स्वरूप भारतीयों में विभिन्न प्रकार के विरोध उत्पन्न हो सकते हैं और इससे अंत में राजनीतिक आंदोलन कमजोर होगा। तो ऐसी दृष्टि में उनका ये बहुत स्पष्ट मानना था कि पहले स्वराज्य चाहिए या मिलना चाहिए, सामाजिक सुधार उसके बाद संभव हो सकते हैं, जबकि उदारवादी इससे बिल्कुल ठीक उलट विचार करते थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो थी ब्रिटिश नौकरशाही के सहयोग और हस्तक्षेप का विरोध। तिलक भारत में ब्रिटिश शासन की मौजूदगी और विदेशी शासन के द्वारा भारत के मामलों में हस्तक्षेप या सहयोग को पूर्णतः अस्वीकार करते थे। उनका ये तर्क था या सोचना था कि सामाजिक सुधारों की समस्या भारतीय समाज का आंतरिक मामला है और इस क्षेत्र में ब्रिटिश नौकरशाही की पहल, सहयोग या हस्तक्षेप एकदम गलत है। उनका ये भी मानना था कि यदि नौकरशाही सामाजिक सुधार के कार्य करेगी तो इससे उनके प्रभाव में वृद्धि होगी जो नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उनकी जो मदद है, ब्रिटिश जो सहायता है, उससे अगर सुधार होता है तो इससे ये जो भाव उत्पन्न होगा वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विरुद्ध होगा। तो ओवरऑल उनका ये मानना था कि जो कुछ भी ब्रिटिश नौकरशाही की मदद से किया जाएगा उससे भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा और इससे वो ब्रिटिश नौकरशाही की भारतीय मामलों में हस्तक्षेप के तौर पे देखते थे। उनको ऐसा लगता था और इसीलिए हालांकि वो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे थे, बहुत जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि बाल विवाह की कुप्रथा का अंत हो, लेकिन जब इस संबंध में 1891 में अनुमति आयु अधिनियम यानी द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1981 आया, पारित हुआ, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उनका सिर्फ यही सोच था कि विदेशी नौकरशाही की मदद से वो बाल विवाह को नहीं रोकना चाहते। तो यहाँ भी उनका
धारा से पलट सोच थी कि ब्रिटिश नौकरशाही से अगर हमारा सुधार होता है तो ये हमारी एक स्वाभिमान के विरुद्ध है। तीसरी चीज थी कि वो सुधारों को जन सहमति से करना चाहते थे, वो सुधारों को कानूनी बाध्यता से नहीं चाहते थे। तिलक भारतीय समाज में युग के अनुसार परिवर्तन तो चाहते थे, पर ये परिवर्तन वे सामाजिक जागृति से चाहते थे ताकि हमारा समाज सुधारों के लिए मानसिक दृष्टि से तैयार हो। वे सामाजिक सुधारों के लिए शिक्षा को एक सर्वोत्तम माध्यम मानते थे, पर सुधारों का आधार अगर जन सहमति ना हो तो वो उसको ऐसा मानते थे कि वो सुधारों में स्थायित्व नहीं होगा। इसी रूप में वो उदारवादियों के इस विचार से भी असहमत थे कि समाज सुधार जो है ब्रिटिश सरकार की मदद से किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा जब तक ये जन सहमति नहीं होगी तब तक ये जो सुधार हैं वो बेकार हैं, और किसी भी रूप में हम कानूनी मदद लेके अगर जो सुधार करते हैं तो वो सुधार एक प्रकार से समाज के लिए लाभकर नहीं होंगे। और अंततः वो ये मानते थे कि सुधारों का आधार पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना चाहते थे, और इसी उद्देश्य से वो समकालीन समाज में सुधारों की बात चाहते थे। जिस प्रकार से समाज में पश्चिमी मूल्यों का अंधानुकरण हो रहा था उससे वो काफ़ी रुष्ट थे, और उन्होंने इस पे अपनी कठोर प्रतिक्रियाएं भी दी थी। इसीलिए उनका ये मानना था कि सामाजिक सुधारों का समर्थन अगर किया जाए तो वो स्वदेशी परंपराओं के अनुरूप हो। तिलक का एक उन्होंने समाज सुधार के संबंध में एक प्रस्ताव भी दिया था, और इसमें 1890 में तिलक ने मालाबारी को निम्नलिखित सुधार प्रस्ताव भेजे थे, और ये एक समाज सुधारक थे, उदारवादी समाज सुधारक, और उनने इन सुधारों का संकलन किया था जिसमें तिलक ने कुछ सुझाव दिए थे। जिसमें पहला था लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 20 और 14 वर्ष तय होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह ना करें। यदि कोई पुरुष पुनर्विवाह चाहता है तो उसको विधवा से ही विवाह करना चाहिए। दहेज प्रथा का या दहेज की कुप्रथा का अंत होना चाहिए। विधवाओं का जो हुलिया है उसको ना बिगाड़ा जाए। मद्यपान की प्रथा का अंत हो। छुआछूत की कुप्रथा का अंत हो। सामान्य जनता में शिक्षा का विस्तार हो, और जिसमें धार्मिक शिक्षा को भी शामिल किया जाए। साथ ही समाज सुधार में रुचि रखने वाले लोग अपनी आय का 10वां हिस्सा सामाजिक कार्यों को दें। तो इस प्रकार उन्होंने समाज सुधार के संदर्भ में बहुत स्पष्ट अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद।